तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सब्जेक्ट है BE BAE 181 यानी पर्यावरण अध्ययन का जो आपका सब्जेक्ट है, जो कि फर्स्ट ईयर इग्नू के स्टूडेंट के लिए है। और आपका पेपर होने वाला है 21 जुलाई 2026 को। इस दिन के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि MCQ टाइप का रहने वाला है। और आपको इस वीडियो में टोटल में 50 क्वेश्चन बताऊंगा, और 50 के 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और ये जो 50 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इन क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो आपके 14 चैप्टर हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, पूरे सिलेबस के अनुसार आपको MCQ क्वेश्चन बताऊंगा, परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। और ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये शुरू से एंड तक देखना है, प्लस इसके 50 के 50 क्वेश्चन आपको देख कर चलने हैं। तो आगे चलते हैं। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट पर, और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। और अगर कोई भी आपका सवाल रहता है, कुछ भी आपको पूछना होता है, तो आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। दोनों का यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट। आप टेलीग्राम ऐप पर जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे और हमारा जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ आपको PDF मिल जाता है, प्लस अगर आपका पेपर होने वाला है इग्नू के अंदर तो उसके नोट्स मिल जाते हैं आपको, सब कुछ वहाँ पर मिल जाता है। और ये जो हमारा वीडियो चल रहा है 50 MCQ वाले, इसका भी आपको PDF उसी चैनल पे मिलेगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, 21 जुलाई 2026 के लिए। तो आपको ये जो वीडियो है इसको स्किप करके नहीं देखना है, आपको ये वीडियो जो है शुरू से लेकर एंड तक देखना है। ठीक है, अगर आप इसको स्किप करोगे तो आपका नुकसान है, इसलिए आपको पूरा देखना है, आपके फ़ायदे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। देखो आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अजैविक घटक होते हैं उनमें से कौन सा इन चार में से अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, जब है पूछेगा तो आपको हाँ बताना है, और जब नहीं है पूछेगा तो आपको नहीं है बताना है। ठीक है, जैसे आपके सामने ऑप्शन है तापमान, मृदा, जीवाणु और जल। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जीवाणु। यानी आप कह सकते हो कि हमारा तापमान जो है ना ये अजैविक घटक है, मृदा भी अजैविक घटक है और जल भी अजैविक घटक है, लेकिन जो हमारा जीवाणु है ये अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, आपके सामने दूसरा प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य और अंतिम स्रोत क्या है। जो हमारा ऊर्जा होता है उसके जो अंतिम स्रोत हैं वो क्या क्या है। इसके स्रोत तो बहुत हैं, लेकिन जो अंतिम स्रोत है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है आपके सामने हरे पौधे, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी चंद्रमा, और ऑप्शन डी ATP। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सूर्य। ठीक है, आपके सामने तीसरा प्रश्न है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एक दिशात्मक होता है, ऑप्शन बी द्विदिशात्मक होता है, ऑप्शन सी बहुदिशात्मक होता है, या ऑप्शन डी चक्रीय। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक दिशात्मक होता है। यानी मान लो सूरज की रोशनी जब पड़ती है ना, मान लो ये सूरज है, इसकी जब रोशनी पड़ती है यानी प्रकाश पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक दिशा में पड़ता है। ऐसा नहीं है एक प्रकाश उधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। जब भी सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो एक सीधाई में आता है, यानी एक दिशात्मक होता है, एक ही दिशा में आता है। ठीक है, ये हमारा आसान क्वेश्चन था। देखो मैं आपको 50 क्वेश्चन जो है ना उसका आंसर बताऊंगा, प्लस वो आंसर क्यों है ये भी बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, तो अगर आपने इस वीडियो को भी देख लिया ना तो आपके 50 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे, क्योंकि मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझा कर भी बता रहा हूँ कि ये आंसर क्यों होगा। ठीक है, तो सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो वो एक दिशात्मक पड़ता है, यानी एक ही दिशा में पड़ता है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, खाद्य श्रृंखला यानी जो फूड चेन था हमारा
उसमें ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो कितना प्रतिशत होता है। देखो आपके बुक में जो है ना एक आंकड़ा दिया हुआ है, तो आपको ना उसी आंकड़े के अनुसार चलना है। ठीक है, जब भी ये पूछेगा कि खाद्य श्रृंखला में जैसे मान लो सनलाइट से क्या होता है, घास उगते हैं, और घास क्या है, ये जो है प्राइमरी जो हमारा कंज्यूमर है वो खा जाता है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो प्राइमरी को खा लेता है। ठीक है, इस प्रकार होता है। तो यहाँ पर जो फूड चेन है इसमें ऊर्जा का कहीं ना कहीं स्थानांतरण होता है, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, और फिर इधर से इधर। तो ये जो स्थानांतरण हो रहा है ये पूरा का पूरा प्रक्रिया हो रहा है। तो इसमें क्या है कि ये जो प्रक्रिया है ये कितना प्रतिशत होता है आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है 100%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन ए 1%। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10%। आपके बुक में भी 10% ही बताया हुआ है, तो आपको बुक के अनुसार ही चलना है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम बायोमास यानी जैव भार किसका होता है। ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी जीव, ऑप्शन नंबर बी मांसाहारी जीव, ऑप्शन नंबर सी अपघटक, या ऑप्शन नंबर डी उत्पादक यानी पेड़ और पौधे। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्पादक यानी पेड़ और पौधे। ठीक है, यही हमारा होता है। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, वह जीव जो मरे हुए पौधों और जानवरों को खाते हैं और उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर, जैसे मान लो शेर ने किसी का शिकार किया, ठीक है, तो उसका जो मृत शरीर है, ठीक है, जो मरा हुआ जो चीज है, तो वो कहीं ना कहीं तोड़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है। जैसे मान लो कि मरा हुआ जानवर है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, या ऑप्शन डी परजीवी। आपका जो सही आंसर है वो है अपघटक। ठीक है, इसको कहते हैं अपघटक, ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब बात करते हैं सातवां क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र यानी जो इकोसिस्टम है इसके भीतर प्रजातियों का उनके कार्य के आधार पर और स्थान या स्थिति क्या कहलाती है। जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है यानी जो हमारा इकोसिस्टम है, इसके भीतर जो प्रजातियां हैं उनके कार्य के आधार पर स्थान और स्थिति जो है ना, स्थान और स्थिति ये क्या कहलाती है। क्या ये बायोम है, या पारिस्थिति हमारा निकेत है, या आवास है, या खाद्य जाल है। ठीक है, अब इन ऑप्शन में से आपको अंदाजा मिल गया होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी है पारिस्थितिकी निकेत। ठीक है, आठवां आपके सामने प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, ये मुख्य विशेषता क्या होती है। जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होता है इसकी जो मुख्य विशेषता है वो कौन कौन सी इसमें है। ऑप्शन नंबर ए कम वर्षा और बर्फ, ऑप्शन नंबर बी बहुत कम जैव विविधता, ऑप्शन नंबर सी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन डी कंटीली झाड़ियां। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं। देखो हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ही छोटा हमारा वीडियो है, ज़्यादा आप लंबा इसको कह नहीं सकते हो, तो आपको ये वीडियो पूरा देखकर चलना है। ठीक है, और आपको ये 50 क्वेश्चन तो एक बार देखने ही है। जलीय पारितंत्र में जाल की सतह के निकट रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पैंथोस, ऑप्शन बी प्लवक, ऑप्शन सी नेक्टन, ऑप्शन डी पेरीफाइटन। आपका सही आंसर है पलवक, इसको पलवक कहते हैं। ठीक है, अब जो आपका अगला प्रश्न है वो है, परवाल भीतियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए गहरे ठंडे समुद्र में, ऑप्शन बी उथले गर्म और साफ पानी में, ऑप्शन सी मीठे पानी की झीलों में, ऑप्शन डी मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, जो हमारा प्रवाल भीतियां हैं ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वो है, मरुस्थलीय परितंत्र के पौधों को क्या कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, या मेसोफाइट्स कहते हैं,
या जीरोफाइट्स कहते हैं या एपीफाइट्स कहते हैं? आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीरोफाइट्स। ठीक है। 12वां प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी पर कुल जाल का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 71%, ऑप्शन नंबर बी 85%, ऑप्शन नंबर सी 97% और ऑप्शन नंबर डी 99%। जो आपका सही आंसर है वो है 97%। ठीक है। 13वां प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी का उपलब्ध ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नदियां और झीलें, ऑप्शन नंबर बी भूजल, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा ग्लेशियर और बर्फ की चोटियां, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वायुमंडलीय जलवाष्प। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्लेशियर और बर्फ की चोटियां। ठीक है। इस प्रकार का फोटो आपके सामने दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो ये सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, आपको सभी प्रश्न देखकर चलने हैं। जल चक्र यानी जो वाटर साइकिल है, इसके मुख्य रूप से किसके द्वारा संचालित होता है? जो हमारा जल चक्र होता है ना पूरा का पूरा, ये मुख्य रूप से किसके द्वारा संचालित होता है, ये आपको यहाँ बताना है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, सूर्य की ऊर्जा, या चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण, या महासागरीय धाराओं में? आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सूर्य की ऊर्जा। ठीक है। 15वां आपका हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर पीने योग्य या आसानी से उपलब्ध ताजा पानी का प्रतिशत कितना होता है? पृथ्वी की जो सतह होती है उस पर जो पानी योग्य या आसानी से उपलब्ध जो ताजा पानी है उसका कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन नंबर ए 1%, ऑप्शन नंबर बी 3%, ऑप्शन नंबर सी 0.5%, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा 10%। जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 0.5%। 16वां प्रश्न आपके सामने है, जल संरक्षण के लिए कुल सिंचाई प्रणाली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में उपयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा असम। तो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है। जो हमारा 17वां प्रश्न है वो है, प्रकृति के सफाई कर्मी इन्हें कहा जाता है? मांसाहारी जीवों को, उत्पादकों को, या अपघटक को, या शाकाहारी जीवों को? जो हमारा प्रकृति के जो सफाई कर्मी होते हैं वो इन्हें कहा जाता है। तो जो अपघटक होते हैं ना, जो अपघटक होते हैं उनको कहा जाता है। देखो, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग? ऑप्शन नंबर ए 71, ऑप्शन नंबर बी 29, ऑप्शन नंबर सी 50, ऑप्शन नंबर डी 85। देखो, इसका जो इसमें ये पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी है। ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वो है प्रश्न नंबर 19, ओजोन परत वायुमंडलीय किस परत में पाई जाती है? यानी जो ओजोन परत है वो वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी वही मंडल। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समताप मंडल। ठीक है। जो ओजोन परत होता है वो वायुमंडल की जो समताप मंडल है उसमें पाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर अब जब आपके सामने है 20वां प्रश्न, मानव और जीव मंडल कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए यूएनईपी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यूएनईएससीओ यानी यूनेस्को द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आईयूसीएन द्वारा। तो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा यूनेस्को।
अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो हमारा यूनेस्को यानी UNESCO है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। 21वां प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताया था, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ईपी ओडम, ऑप्शन नंबर बी है A.G. टेंसले, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी है अर्नस्ट हैकेल। जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा टेंसले। इनकी फोटो आपके सामने है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो है, इसके नीचे आपको हमारे चैप्टर्स का भी वीडियो मिलेगा, जिसमें मैंने आपको चैप्टर कराए हुए हैं इसके, आप चैप्टर की वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको नीचे मिलेगा। 22वां प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए पौधे और जानवर, ऑप्शन नंबर बी जैविक और अजैविक, ऑप्शन नंबर सी उत्पादक और उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी वायु और जल। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है पारिस्थितिक तंत्र के जो दो मुख्य घटक थे वो कौन से थे। तो आप सभी को पता है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैविक और अजैविक, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया बी। अब चलते हैं आगे। 23वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक है। इससे पहले एक क्वेश्चन था जिसमें पूछ रहे थे कि कौन सा घटक नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सा है। तो जब है पूछता है और जब नहीं पूछता है, दोनों को समझना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी मृदा यानी मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी हरे पौधे। तो आप सभी को पता है जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इसका जो अजैविक घटक की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा मृदा आ जाता है, ठीक है। 24 आपके सामने है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का आंतरिक भाग, ऑप्शन नंबर सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी हरे पौधे। जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, ठीक है। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है हमारा पूरा का पूरा, जो इकोसिस्टम होता है, उसमें ऊर्जा का जो सबसे मेन स्रोत है ना, वो हमारा क्या है, सूर्य है। क्योंकि अगर सूर्य नहीं होगा पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो जानवर पौधे नहीं खाएंगे, और पौधे नहीं खाएंगे तो जो हमारे आगे के जानवर है वो हमारे शुरू के जानवर को नहीं खाएंगे। यानी कहीं ना कहीं जो ये हमारा पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र बन रहा है, पूरा का पूरा जाल बन रहा है, ये कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो कहीं ना कहीं सूर्य ही देता है, सूर्य का प्रकाश ही होता है। 25वां प्रश्न आपके सामने है, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कहलाते हैं। जो हमारे हरे पौधे होते हैं वो पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी अपघटक कहलाते हैं। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 26वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी है। शेर, मनुष्य, गाय या मेंढक। आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से जो आपके सामने पशु हैं, जो हमारे जानवर हैं, उनमें से शाकाहारी कौन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कट जाएगा। तो गाय हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। 27वां प्रश्न आपके सामने है, मांसाहारी मांसाहारी किस श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। जो मांसाहारी होते हैं वो किस श्रेणी के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक या उच्च कह सकते हो आप, ऑप्शन नंबर सी उत्पादक, या ऑप्शन नंबर डी अपघटक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक, या फिर जो हमारा उच्च है वो, ठीक है। इसमें मांसाहारी कैटेगरी के जानवर आते हैं। 28वां प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। ऑप्शन नंबर ए चक्रीय, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा बहुदिशात्मक, ऑप्शन नंबर सी एक दिशात्मक, और इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है, एक दिशात्मक। तो आगे चलते हैं। 29वां प्रश्न आपके सामने है, एक खाद्य श्रृंखला यानी जो फूड चेन है, इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है। लींडमैन का 10% नियम। देखो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो 10% ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक का उदाहरण है।
निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए घास, ऑप्शन नंबर बी टिड्डा, ऑप्शन नंबर सी कवक, ऑप्शन नंबर डी सांप। जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा कवक। आपके सामने कवक का फोटो भी लगा हुआ है। बात करते हैं अगला प्रश्न। देखो आपको वीडियो जो है शुरू से लेकर एंड तक देखना है, प्लस ये 50 MCQ क्वेश्चन आपको देख कर ही चलने हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए पर्वत, ऑप्शन नंबर बी नदियां, ऑप्शन नंबर सी खेत, यानी जो हमारा कृषि भूमि होता है ना उसको खेत कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी महासागर। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा खेत होता है, जो कृषि योग्य जो भूमि होती है ना, वो हमारे यहाँ पर आता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था तीन हमारे थे यहाँ पर। एक था हमारा मानव निर्मित, ठीक है। मानव निर्मित का मतलब होता है जो स्वयं मानव ने बनाया है। एक था हमारा प्राकृतिक, ठीक है। और एक था हमारा मानव संशोधित, ठीक है। ये तीन ही आपके सामने थे। देखो प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़ने से क्या बनता है? जो पारिस्थितिक तंत्र है इसमें जो विभिन्न खाद्य श्रृंखला है, इनके परस्पर जुड़ने से क्या बनता है? तो आप सभी को पता है, एक बार ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए खाद्य पिरामिड बनता है, ऑप्शन नंबर बी खाद्य जाल बनता है, ऑप्शन नंबर सी जैविक समुदाय बनता है, या बायोम बनता है। देखो जब भी ये पूरा का पूरा श्रृंखला जो है परस्पर जुड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जाल बनता है पूरा का पूरा, ठीक है। ये जाल बनता है। हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, खाद्य जाल। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है 33। तालाब या झील का पारिस्थितिक तंत्र किस श्रेणी में आता है? जो हमारा तालाब है और जो झील है, ये पारिस्थितिक तंत्र के अंदर किस श्रेणी में आता है? क्या स्थलीय में आता है, क्या जलीय में आता है, क्या कृत्रिम में आता है, क्या मरुस्थलीय में आता है? आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जलीय, ठीक है। जो हमारा तालाब है और जो झील है, ये खुद ही क्या नदी की बात होती है, पानी की बात होती है। तो तालाब और झील तो जाहिर सी बात है जलीय के अंदर ही तो आएगा, क्योंकि तालाब और झील के अंदर जली तो होते हैं, ठीक है। 34वां प्रश्न आपके सामने है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? जो हमारा ऊर्जा का पिरामिड पिरामिड होता है इस प्रकार का, ये कैसा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमेशा सीधा होता है, या हमेशा उल्टा होता है, या दोनों ही होता है, या तर्कहीन है, बता ही नहीं सकते। तो जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा सीधा, ठीक है। देखो पिरामिड ये हो गया, ये आपका हो गया। अब ये क्या है, बिल्कुल सीधा है। अगर उल्टा की बात करें तो उल्टा ये होता है और सीधा ये होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सीधा होता है। 35वां प्रश्न आपके सामने है कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि जो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन सा है। क्या वन है, क्या घास का मैदान है, क्या महासागर है, या क्या जीव मंडल है? ऑप्शन नंबर डी। देखो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो जीव मंडल होता है, और जीव मंडल को ही सबसे बड़ा माना जाता है। 35वां प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिक तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? जो पारिस्थितिक तंत्र है इसकी जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए केवल जीव, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का प्रवाह और पोषण चक्र, ऑप्शन नंबर सी केवल पर्यावरण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का प्रवाह और जो पोषण चक्र होता है पूरा का पूरा आहार श्रृंखला में, वो, ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? जो पृथ्वी है उसका सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वन, ऑप्शन नंबर बी महासागर, ऑप्शन नंबर सी घास का मैदान, ऑप्शन नंबर डी मरुस्थल। तो जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा महासागर, ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो है महासागर, ठीक है। 38वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन नंबर ए झील, ऑप्शन नंबर बी जंगल, ऑप्शन नंबर सी घास का मैदान, या ऑप्शन नंबर डी धान या खेत। देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा धान का जो खेत होता है पूरा का पूरा,
वो कहीं ना कहीं जो छोटा जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है वो है। ठीक है। 39वां प्रश्न आपके सामने है, पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो हमारा हो जाएगा ऑर्नेस्ट हेकेन, या एन जी टॉन्सले, या चार्ल्स डार्विन, या ईपी ओडम। तो जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा टेंसले। इन्होंने ही दिया था और इनकी फोटो आपके सामने है। 40वां प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिक तंत्र के जो दो मुख्य घटक हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए पौधे और जानवर, ऑप्शन नंबर बी जैविक और अजैविक, ऑप्शन नंबर सी उत्पादक और उपभोक्ता, या वायु और जल। तो आप सभी को बताया पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं, एक है हमारा जैविक, एक है अजैविक। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक और अजैविक। 41वां प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण शब्द किस भाषा में, जो हमारा पर्यावरण शब्द है वो किस भाषा के शब्द एनवायरन से लिया गया है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लैटिन, ऑप्शन नंबर बी ग्रीक, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच, या ऑप्शन नंबर डी जर्मन। जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंच। 42वां प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से हैं? भौतिक यानी अजैविक घटक, जैविक घटक, या सांस्कृतिक घटक, या उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो पर्यावरण के घटक होते हैं वो जैविक भी होते हैं, अजैविक भी होते हैं और सांस्कृतिक भी लगभग ये होते हैं। 43वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? यहाँ पे आपसे नहीं पूछ रहा है तो आपको नहीं ही बताना है। इसमें से तीन हैं और एक है जो नहीं है, तो अब नहीं कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी पौधे, ऑप्शन नंबर डी वायु। आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पौधे। ठीक है। ये हमारा अजैविक घटक नहीं है। अजैविक का मतलब क्या होता है? जो सांस ना लेता हो। ठीक है, ये होता है ना। लेकिन हमारा जो पौधा है ये तो कहीं ना कहीं जैविक के कैटेगरी में आता है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अजैविक कौन सा है? ठीक है, अजैविक घटक कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो ये हमारा अजैविक घटक नहीं है, ये सजीव घटक है। ठीक है। 44वां प्रश्न आपके सामने है, नियतिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? देखो इसमें दो व्यक्ति का नाम आता है, एक है जो विकसित करता है और एक होता है जो उसी को विस्तारित करता है। तो आपको दोनों के नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। एक ने क्या किया था? विकसित किया था, और एक ने उसको विस्तारित किया था। ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो नियतिवाद की अवधारणा है उसको विकसित किसने किया था? क्या कॉल रिटल ने किया था, या फ्रेडरिक रेडजेल ने किया था, या चार्ल्स डार्विन ने किया था, या अरस्तू ने किया था? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल। इन्होंने क्या किया कि ये जो नियतिवादी विचारधारा है इसको विकसित किया था, इसको दिया था, और बाद में जाकर इसको विस्तारित भी किया जाता है। 45वां प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल में नाइट्रोजन N2 की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? जो वायुमंडल होता है हमारा पूरा का पूरा, इसमें N2 यानी नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो आपके बुक में एक आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, और उसी आंकड़े को आपको समझना है। ऑप्शन नंबर ए 21%, ऑप्शन नंबर बी 78%, ऑप्शन नंबर सी 0.03%, या ऑप्शन नंबर डी 71%। जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा 78%। इसको आपको ध्यान रख के चलना है, आपके बुक में 78 ही दिया हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं 46वां प्रश्न, पृथ्वी का सबसे ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी का सबसे ठोस भाग जहां पर हम लोग निवास करते हैं, रहते हैं, वो क्या कहलाता है? क्या उसे वायुमंडल कहते हैं, क्या उसको जलमंडल कहते हैं, क्या उसको स्थल मंडल कहते हैं, या उसे जीव मंडल कहते हैं? तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा स्थल मंडल। ठीक है, जहां पे हम लोग रहते हैं। 43वां प्रश्न आपके सामने है, जैव मंडल में कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? जैव मंडल के अंदर कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल स्थल मंडल होता है, या ऑप्शन नंबर बी स्थल मंडल भी होता है, जल मंडल भी होता है, वायुमंडल भी होता है, तीनों का जो सम्मिलित भाग है ना वो होता है।
या ऑप्शन नंबर सी है केवल जलमंडल होता है, या ऑप्शन नंबर डी है केवल वायुमंडल होता है। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि ये स्थल मंडल भी होता है, जलमंडल भी होता है, वायुमंडल भी होता है, तीनों होते हैं। लेकिन ऑप्शन में आपके क्या बता रखे थे कि स्थल मंडल होता है, जलमंडल होता है, वायुमंडल होता है, तो हमारा तीनों है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं 48वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं अपने क्लास में, अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, तो जब हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो उसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए केवल पर्यावरण के बारे में जानना, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर डी जंगलों को काटना। ये हमारा डी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। औद्योगिकरण को बढ़ावा देना ये भी हमारा नहीं हो सकता। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है जागरूकता फैलाना, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए केवल पर्यावरण के बारे में जानना, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना, ठीक है। 49 नंबर आपका प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र यानी जो हमारा पूरा का पूरा इको सिस्टम है, ये जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। क्या वो ऑर्नेस्ट हेकेल ने किया था, या एनजी टेंसले ने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था, या ईपी ओडम ने किया था। तो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा एजी टेंसले, ठीक है। उनकी फोटो मैंने आपको पहले दिखाई थी। 50वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताया था कि जो जीव स्वयं भोजन बनाते हैं तो क्या कहते हैं, उसको उत्पादक कहते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन है उपभोक्ता, घटक, उत्पादक और परजीवी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्पादक। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको उत्पादक कहते हैं, यानी स्वपोषी भी इसको कहते हैं। इसके दो नाम है, एक हमारा स्वपोषी भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। इसके दो नाम हो गए। ये हमारा वीडियो था जिसमें मैंने आपको पर्यावरण अध्ययन का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन बताए हैं, और ये 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, जैसे आपको 100 चाहिए या 200 चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं और ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने ला सकता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने आपको 50 क्वेश्चन का बताया है। अगर आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, 100 चाहिए या 200 चाहिए या 300 चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिल सकेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके आप मुझे बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन का जो एमसीक्यू सीरीज है वो चाहिए। अभी मैंने आपको 50 का बताया है, ठीक है। आपको 100 का चाहिए होगा तो आप बोल सकते हो, 200 का चाहिए होगा तो आप बोल सकते हो। बाकी हमारे वीडियो का जो नोट्स होता है, जो पीडीएफ होता है, वो हम आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था, तो फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।